गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कविता कहानी नाटक की रचना का तीसरा भाग। नाटक की रचना। नाटक क्या है? नाटक साहित्य की वह सर्वोत्तम विधा है जिसे पढ़ने सुनने के साथ देखा भी जा सकता है। नाटक शब्द की उत्पत्ति नट धातु से मानी जाती है। नट शब्द का अर्थ अभिनय है, जो अभिनेता से जुड़ा हुआ है। इसे रूपक भी कहा जाता है। भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। अब देखते हैं नाटक और अन्य विधाओं में अंतर। साहित्य की अन्य विधाएं अपने लिखित रूप में ही निश्चित और अंतिम रूप को प्राप्त कर लेती हैं, किंतु लिखित रूप में किंतु नाटक लिखित रूप में एक आयामी होता है। मंचन के पश्चात ही उसमें संपूर्णता आती है। अतः साहित्य की अन्य विधाएं पढ़ने या सुनने तक की यात्रा तय करती हैं, परंतु नाटक पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अपने में समेटे हुए हैं। आगे ले चलते हैं आपको नाटक के अंग। नाटक के प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं। पहला है समय प्रबंधन। नाटक का प्रथम अंग समय का प्रबंधन है। समय का यह प्रबंधन नाटक की रचना पर अपना पूरा असर डालता है। इसलिए शुरुआत से लेकर अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा होना होता है। नाटक का विषय भूतकाल हो या भविष्यकाल, इन दोनों ही स्थितियों में वर्तमान काल में संयोजित होता है। यही कारण है कि नाटक के मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। चाहे काल कोई भी हो, उसे एक समय में एक स्थान विशेष पर वर्तमान काल में ही घटित होना होता है। आगे देखते हैं। समय को लेकर एक और तथ्य है कि साहित्य की अन्य विधाओं जैसे कहानी, उपन्यास, कविता को हम कभी भी पढ़ते तथा सुनते हुए बीच में रोक सकते हैं और कुछ समय बाद वहीं से पढ़ना या सुनना शुरू कर सकते हैं, परंतु नाटक के साथ ऐसा संभव नहीं है। नाटक के 3 अंक होते हैं। मुख्यतः जो नाटक होते हैं उनके 3 अंक होते हैं। एक अंक वाला जो नाटक होता है उसको एकांकी कहा जाता है। तो यहाँ पर नाटक के 3 अंक होते हैं, उसे भी समय को ध्यान में रखकर बांटने की जरूरत होती है। दूसरा है इसमें शब्द। जो नाटक के अंग हैं उसका पहला था समय का प्रबंधन, अब दूसरा हम देखते हैं शब्द। नाटक का दूसरा महत्वपूर्ण अंग शब्द है। नाटक में शब्द अपनी एक निजी, नई और अलग अस्मिता ग्रहण करता है। शब्द को नाटक का शरीर कहा गया है। आगे देखते हैं हम नाटक के तत्व। नाटक के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है कथ्य या कथानक। अब क्या है ये कथ्य और कथानक? नाटक के लिए उसका कथ्य जरूरी होता है। नाटक में किसी कहानी के रूप को किसी शिल्प या संरचना के अंदर उसे पिरोना होता है। इसके लिए नाटककार को शिल्प या संरचना की पूरी समझ या जानकारी का अनुभव होना चाहिए। इसके लिए पहले घटनाओं, स्थितियों या दृश्यों का चुनाव कर उन्हें क्रम में रखें ताकि कथा का विकास शून्य से शिखर की ओर हो। दूसरा है संवाद। नाटक का सबसे महत्वपूर्ण और सशक्त माध्यम उसके संवाद है। नाटक ही वह तत्व है जो एक सशक्त नाटक को अन्य कमजोर नाटकों से अलग करता है। संवाद जितने सहज और स्वाभाविक होंगे, उतना ही दर्शक के मर्म को छुएंगे। तीसरा है यहाँ पर भाषा। भाषा नाटक का प्राण तत्व है। एक अच्छा नाटककार अत्यंत संक्षिप्त तथा सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। नाटक वर्णित न होकर क्रियात्मक अधिक होना चाहिए। एक अच्छा नाटक वही होता है जो लिखे गए शब्दों से ज़्यादा वह ध्वनि प्रकट करे जो लिखा भी नहीं गया है। तो नाटक की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्राण तत्व होने चाहिए, यानी कि जो शब्द हैं, जो ध्वनि है, ऐसी लगनी चाहिए जो साक्षात हमारे सामने प्रकट हो रही है, जिससे हम भाव जो हैं वो किसी भी काल विशेष परिस्थिति में हमारे सामने होने चाहिए। अगला है यहाँ पे आगे है चरित्र। नाटक को सशक्त बनाने में चरित्र का विशेष योगदान होता है।
अतः नाटक लिखते समय यह अत्यंत आवश्यक है कि नाटक के पात्र व उनके चरित्र सपाट और सतही न होकर क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने वाले हों। नेक्स्ट है रंगमंचीयता। नाटक का सबसे प्रभावशाली तत्व है रंगमंचीयता। नाटक रंगमंच के लिए ही लिखे जाते हैं, वही नाटक सफल माना जाता है जिसका मंचन किया जा सके। रंगमंच नाटक की वास्तविक कसौटी होता है। आगे देखते हैं, देखिए नाटक में स्वीकार एवं अस्वीकार की अवधारणा। नाटक एक जीवंत माध्यम है। नाटक में कोई भी दो चरित्र जब आपस में मिलते हैं तो विचारों के आदान प्रदान में टकराहट होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है। वह कभी भी यथास्थिति को स्वीकार नहीं करता। इस कारण उसमें अस्वीकार की स्थिति भी बराबर बनी रहती है। जिस नाटक में असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिशोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों की जितनी ज़्यादा उपस्थिति होगी वह उतना ही सशक्त नाटक साबित होगा। यानी कि नाटक के प्राण तत्व क्या हैं? असंतुष्टि, पात्रों की असंतुष्टि, छटपटाहट जब उसमें देखने को मिलता है, प्रतिरोध, अस्वीकार। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद के नाटक जो थे ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, तो बहुत ही सशक्त, उसमें से स्कंदगुप्त जो है बहुत ही सशक्त नाटक माना गया है। आप सभी विद्यार्थियों को जयशंकर प्रसाद के नाटक, उसके अलावा अन्य जो लेखक हैं हमारे मोहन राकेश और भी नाटककार जो हैं, उन लोगों के या कवि लेखकों के जो नाटक हैं इनको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर हमारे लेखक जो है ये विधा जो है हमारी नाटक विधा जो है साहित्य की गद्य की जो विधा है बहुत लुप्त प्राय होती जा रही है। आजकल जो पहले के लेखक थे बहुत ही सशक्त नाटक लिखा करते थे। तो विद्यार्थियों को भी ये प्रयास करना चाहिए कि वह भी इन लेखकों से प्रेरणा ले और नाटक की रचना करें, स्वयं भी नाटक की रचना करें। आगे मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जो लेखक थे पहले या अब भी, जैसे दूरदर्शन में उनके नाटक जो थे प्रसारित भी हुआ करते थे। आजकल फिल्मी एक टीवी माध्यम बना है नाटक के लिए, लेकिन वह नाटक हमारे साहित्यिक नाटक नहीं कहे जाएंगे। साहित्यिक नाटक हमारे जैसे युग मंच था और अभी हमारे एक दूरदर्शन में एक नाटक की प्रस्तुति होने जा रही है। तो विद्यार्थियों से मेरी अपील है कि वह नाटकों को जाने, समझें और अपनी रचनाओं के द्वारा इस विधा को पुनः जागृत करें और इनका रंगमंच पर इनको फिल्माएं, स्वतः नाटक की रचना करें और फिर उनको रंगमंच प्रदान करें, रंगमंच में मंचाएं। तो ये विधा फिर से क्या होगी, आगे आएगी और इस पे बहुत सारे, इससे समाज को जो है एक मैसेज जाएगा। इस समय जो वर्तमान समय में इसकी आवश्यकता भी अत्यधिक है। हमारे समाज को लोग रंगमंचों के द्वारा अधिक सशक्त होते हैं। उनके जो विचार होते हैं रंगमंच से ही अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं आप अगले